हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का बायोलॉजी का जो शुरू करने वाले हैं। आज का आपका पहला लेसन है जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन है आपका, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है और विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की दो शाखा में बांटी जाती है, एक है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जीव विज्ञान किसके कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु, ठीक है ना, जंतु का अध्ययन किया जाता है। मानव का, कीट पतंग, इस सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जूलॉजी के अंतर्गत। और बोटनी के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका, कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इकाई है। अच्छा, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। माने दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी, छोटे बड़े जो भी हो, इंसान, सभी का शरीर जो बना है कोशिका के मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। हुक से याद रखिए, छोटी छोटी चीज को हुक से ऐसे उठाते हैं ना, जैसे। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, यह कोशिका जीवित थी कि मृत थी? तो यह कोशिका मृत थी। यह कोशिका क्या थी? मृत थी। यह कोशिका मृत थी। ठीक है, किंतु यह कोशिका मृत थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मरल कोशिका है ना, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन हनी सिंह का गाना सुने हैं ना, ब्राउन रंग, तो वही रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा है। ये भी एक वैज्ञानिक है जो कोशिका के बारे में थीसिस कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? एक पुस्तक था, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफिया कहते हैं। जितना कोशिका के बारे में जानकारी किए थे, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिख दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? 1674 ईस्वी में किया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक, लाइप्स लीवनहॉक। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उन्हें फादर ऑफ मृत कोशिका को उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता था। ये जीवित कोशिका लीवनहॉक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, लीवनहॉक, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और क्या बोला है? कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका है जो शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा शरीर, सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? जो जानते हैं अपना शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं, तो वही शुतुरमुर्ग को अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। और आगे देखिए, सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात की गई तो ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका किसके बारे में? ब्रेन, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन है, देखिए। आगे बढ़िए, देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी ब्रेन, है ना। अच्छा, मानव में माने ह्यूमन में तो सबसे अगर बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो ये की जाएगी ओभम के बारे में। ये स्त्रियों में पाया जाता है। मानव में ओभम पाया जाता है, सबसे बड़ी जो अंडाणु है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाएगी तो शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, बोला है कि
तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। कारण कि सिर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका कोशिका है ना, जो ही मस्तिष्क में है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टूट फूट होने के कारण क्या हो, इसका पुनर्निर्माण हो। तो मस्तिष्क में अगर टूट फूट होता है तो पुनर्निर्माण नहीं होता, इसलिए तो तुरंत चोट लगा और मर जाता है या पगला जाता है। आगे बढ़िए। हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर जैसे मस्तिष्क में कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता, तो कोशिका में पुनर्निर्माण कहाँ होता है, तो जिगर, लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यानी लीवर में, जिगर में, यकृत में होती है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है। लीवर में अगर कोशिका टूटी फूटी है, खराब हो गई है, तो यह स्वतः ही ठीक कर लेती है, खुद ही ठीक कर लेती है। आगे बढ़िए। जीव द्रव की खोज पुरकेंजे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। हेक्सले वैज्ञानिक ने जीव द्रव को भौतिक आधार बताया है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक जीव द्रव कोशिका द्रव होता है और एक केंद्रिका द्रव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। लिक्विड होता है, अंदर पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। पादप माने पेड़ पौधा में, ध्यान से समझिएगा। पादप, प से पादप, प से पेड़ पौधा। ठीक है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। तो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। जीवाणु एक पादप होती है। इसकी भौतिक कोशिका पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब देखिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति है ना, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा में भी पाया जाएगा और मानव में पाया जाएगा। देखिए ना, साफ साफ बोला है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। और बोला कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर का जितना भी होता है, इस सब की इसी के अंदर होता है। और देखिए, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। सही बात है, नियंत्रण करता है। तथा अर्ध परागमय होता है, माने चछन्नी का काम करता है। ठीक है, आने जाने में रोक टोक वाला काम करता है। माइट्रोकोंडिया देख लेते हैं। माइट्रोकोंडिया क्या है, देखिए माइट्रोकोंडिया क्या है। ठीक है, माइट्रोकोंडिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइट्रोकोंडिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है या क्रेब्स चक्र चलता है। माइट्रोकोंडिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, एटीपी। और एटीपी से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइट्रोकोंडिया को। कोशिका का पावर शक्ति किसे कहते हैं, माइट्रोकोंडिया को कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, जैसे 1% पानी की कमी हो जाता है तो प्यास लगता है ना। 10% की कमी हुई तो मृत्यु हो जाएगा। और 3% की कमी हो गई तो डायरिया हो जाएगा। इस तरह, ठीक है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। ठीक है, 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। ठीक है, और यह ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में काम करता है। कैसा काम करता है, ऊर्जा के रूप में, जिसको 4.2 कैलोरी में तोड़ता है। ठीक है, दिन भर में हमें कम से कम कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए दिन भर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसकी आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा, अंतः प्रदत्त जालिका जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतः प्रदत्त जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है, सेल के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे ठीक है ना, जैसे हम लोग का ये शरीर है, तो शरीर को जैसे ये गुद्दा जो ऊपर ऊपर है, मांसपेशियां, इसको खड़ा रखने के लिए आंतरिक सहायता कौन देता है? कंकाल देता है। तो उसी तरह से कोशिका का आंतरिक कंकाल, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। देखिए, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में देख लीजिए, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ में कुछ कुछ बनता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है ना। वसा जितना भी चिकना होता है स्मूथ इसमें ही आ जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे घी ऊ हो गया ना, तो इसी में आ जाता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये रफ मतलब खुरदुरा होता है, इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए, राइबोसोम प्रोटीन, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए ना, यहाँ लिख दिया है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए कितने प्रकार है। एक तो आपके सामने है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम है ना। देखिए, एक 70S राइबोसोम है। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ये छोटा छोटा जीव में होता है, छोटा जैसे जीव में होता है। तो ये 70S राइबोसोम इसमें होता है और तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए, आगे देखिए, ये देखिए 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम ये बड़ा में पाया जाता है और ये भारी भी होता है। वो हल्का था, अब प्रोकैरियोटिक था, और यह भारी है। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक माने हम जैसे मानवों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में पाया जाता है ना। एस फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशियंट, इसका डिफिनेशन दिया है, सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशियंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी क्या है? तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। परिवहन करने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जो हमारे शरीर में केमिकल उमिकल है उसको ले जाने का काम करता है। ठीक है, जैसे रक्त हो गया ना जी, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का काम कर रहा है ना। जैसे एक गाड़ी है, हम लोग को घर से अपना ले जाएगा पटना, दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, ये सब। तो यही गोल्जी का भी यही काम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को देख लेते हैं। सेंट्रोसोम यह कोशिका, सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? तारकाय भी कहते हैं। सेंट्रोसोम यह कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है जो विभाजन होता है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। जंतु में तो हम लोग भी हैं, तो हमारे शरीर में तो विभाजन हो जाता है अलग अलग, लेकिन मस्तिष्क में नहीं दिखाया। देखिए, साफ बोल दिया है। अब देख लीजिए, यहाँ से फिर से मिटा देते हैं, ऐसे आपको साफ पता चलेगा। देखिए, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसको तारका बोलते हैं, काय बोलते हैं, यह कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। यह कोशिका विभाजन करता है लेकिन मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका माने मस्तिष्क में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। माने जंतु तो हम ही लोग हैं ना जी, जानवर एक प्रकार का, जानवर भी तो एक मतलब इंसान भी तो समझदार जानवर में ही आता है। आगे देखिए, देखिए पादप, पादप माने पेड़ पौधा। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? सेल प्लांट पाया जाएगा। कोशिका विभाजन, पादप में कौन विभाजन करता है? माने पेड़ पौधा में कौन विभाजन करता है? तो सेल प्लांट करता है ना। कोशिका विभाजन करता है, सेल प्लांट के द्वारा होता है। अच्छा, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बॉबेरी ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बेबोरिन, बोबेरी, है ना,
बोबारी मछली से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खतरनाक चीज है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर जल अपघटक का एंजाइम क्या करता है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है। कोशिका के अंदर पचाने का कार्य करता है। जैसे हम लोग हजमोला उजमोला खा के अपन पेट पचा लेते हैं, तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, वो अंदर उसको पचाने का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका यह क्या करता है, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसे नष्ट कर देता है। कहता है काम करिए, है ना, कोशिका को कुछ ही बोलता है, उसको देता है काम कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, सब काम करिए। लेकिन जैसे दिल का काम है धड़कना, है ना, तो उसी तरह सबको काम बांट देता है, हर कोशिका को काम देता है कि देखिए अपना अपना काम करिए। और नहीं काम करता है तो उसको एकदम साफा बोल दिया है कि क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अच्छा देखिए, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये फट जाता है, ले ये अपने आप को फाड़ लेता है। जैसे अब कोई नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, समझा रहे हो समझा रहे हो समझा रहे हो, तब क्या हो जाते हो, या तो आप उसको समझाना छोड़ देते हैं या उससे मतलब छोड़ ही देते कि जो करना है जो करो तुम, है ना। तो ये लाइसोसोम के पास ही क्षमता है कि तुम नहीं समझेगा नहीं समझेगा नहीं समझेगा, तो नहीं समझेगा तो हम अपने आप को फाड़ लेते हैं, मैंने फट जाता है, अब सब मरो, आए रे दादा सब गया, कहानी खत्म। ठीक है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं या एटम बम भी कहते हैं। देख लीजिए, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, है ना, या आइटम बम भी कहते हैं। मतलब ह्यूमन बम समझते हैं ना, उसी तरह से हम तो जाएंगे ही या तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब वो कहानी होगी। ठीक है, अच्छा लाइसोसोम, ठीक है, काम करने का इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं करता है, और नहीं करता है तो ये फेड़ा कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, फेड़ा, फट जाता है या फाड़ देता है, कहानी खत्म। अगला पॉइंट है, इसी खोज डी डुबे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। नाम देखिए, डी डुबे, है ना, तो ये ले डूबे है, ये डी डूबे है ना। लाइसोसोम ले डूबे है, ये डी डूबे है, नाम है उसन काम है। अच्छा एक देखिए ध्यान से कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम होगा तो क्या कांड हो जाएगा। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ध्यान से एकदम समझ लीजिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। खोज डी डुबे ने किया था, तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन पिलाहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक क्या है? केंद्रक के बारे में, केंद्र यानी न्यूक्लियस, है ना, इसके बारे में देख लें। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्राउन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। मिल गए ना। अब देखते हैं, यह कोशिका को नियंत्रित करता है तथा इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं बाबू? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। अच्छा, इसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 80%। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ब्राउन याद रखना है, ब्राउन रंग से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रसधानी। ठीक है, रसधानी के बारे में पढ़ते हैं। रसधानी जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जल को संचित करता है, माने स्टोर करता है। अच्छा, जल को संचित करता है माने स्टोर करता है। सीधी सी बात है कि कौची बोला है? जंतु में छोटा होता है और पादप में बड़ा होता है। तो सही बात है ना जी। जंतु माने हम लोग, मानव, जानवर, हम लोग। ठीक है, और पादप माने पेड़ पौधा। तो किसी चीज माने जल को स्टोर करने की, माने जल सबसे ज्यादा कौन पिएगा? पेड़ पौधा होगा ना। और मानव कितना पिएगा? वही बोला है, यह जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है, और पादपों में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, रसधानी यानी वैक्यूल्स जंतुओं में छोटा होता है और पादप यानी पेड़ पौधों में बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है लवक। लवक यानी प्लास्टिड। लवक यानी प्लास्टिड।
यह पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। पादप का सबसे क्या है, बड़ा कोशिका अंग है। और देखिए यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक यानी प्लास्टिड कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और किस में पाया जाता है, जंतु में नहीं, पादप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। और यह कोशिकांग सबसे बड़ा है पादपों में। 3 प्रकार का क्या है बुआ, लवक 3 प्रकार का क्या है, एक है हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब तीनों का देख लेते हैं क्या है। देखिए हरित लवक, हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट यह क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। अच्छा ये कहाँ होता है, यह होता है पत्ती तथा तना में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, हरित लवक कहाँ होता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अगला है दूसरा पॉइंट बाबू, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट माने अवर्णित लवक। यह भोजन को संग्रह करता है। कहाँ करता है, भोजन को संग्रह करता है। देखो हम ये पेड़ पौधा में ही पाया जाता है ना। यह भोजन को संग्रह करता है और जड़ तथा फल में पाया जाता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक है, वर्णित लवक। अब वर्णित लवक की सीधी सी बात है, यह रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। कुछ भी हो उसमें रंग देने का ही काम करता है। जैसे रंग प्रदान का काम करता है वर्णित यानी क्रोमो, क्रोम। अच्छा याद आएगा आपके मोबाइल में क्रोम होगा, क्रोम होगा, CHRO, क्रोम। क्रोम का रंग देखिए 2-3 तरह का रहता है ना, तो उसी से याद रखिएगा क्रोमो। क्या करिए, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो वर्णित लवक। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें यह रंग प्रदान करता है। टमाटर, टमाटर यानी मिर्च। टमाटर का और मिर्च का रंग कौन देता है, लाइकोपेज देता है। लाइकोपेज देता है, उसके रंग के अनुसार लाल कर देता है। गाजर कैरोटीन लाल कर देता है, गाजर का रंग कैरोटीन। अच्छा चुकंदर बीटा नून, ठीक है, बीटा नून रंग प्रदान करता है। और फलों का रंग पीला कर देता है, जेंतोफिल। फलों का रंग पीला कर देता है कौन, जेंतोफिल। आगे बढ़े, चलिए बेहतर। इसमें देखिए ये 2 प्रकार की कोशिका है। ठीक है, एक एनिमल का है और एक प्लांट का है। एनिमल माने हम लोग, एनिमल माने क्या हो गया, मानव और का मानव, है ना। और पादप यानी पादप माने पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। ठीक है, अब देखिए ये सिमिलर है अनसिमिलर है। देखिए दोनों में क्या है, और ई एनिमल है ना, एनिमल यानी हम लोग में देखिए, और पादप में देखिए, हम लोग में कोशिका जो है स्मॉल है और इसमें लार्ज है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, गोल है और ये क्या है, चौकोर है। माने हम लोग में कोशिका गोल होगी और इसकी कोशिका चौकोर होगी। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स छोटा होगा, अभी पढ़ा है पानी वाला। तो मानव जंतु कोशिका में वैक्यूल्स क्या होगा, छोटा होगा। और पादप में क्या होगा, वैक्यूल्स बड़ा होगा। ठीक है, सीलिया होता है मानव में, फ्लेजला होता है, लाइसोसोम होता है। इसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है यानी लवक, और क्लोरोप्लास्ट होता है ना। अब देखिए ये दोनों में सिमिलर क्या है, झिल्ली है ना, माइट्रोकोंडिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, ये सिमिलर है, मतलब कि दोनों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोला, क्योंकि ये क्या है, अविकसित है, ये विकसित नहीं होता है। ठीक है, और देखिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में सीधी सी बात है, विकसित नहीं होता है। और यू, अच्छा इंग्लिश का एक शब्द होता है यू, यू, यू का मतलब होता है क्या, तुम। यू का मतलब होता है तुम। अच्छा हम किसी को बोले तुम, किसी को बोले यू, यू हाथ उठा के यू करिएगा, तुम, तो क्या हो गया, माने ये बढ़ने वाला चीज है। वो देखिए ना जी, वो उसका साइज बढ़ता है ना, शरीर का साइज बढ़ता है ना, अंग ढांचा चेंज होता है ना, है दाढ़ी मूछ बढ़ता है ना, जवान से बूढ़ा होता है ना, बच्चा से जवान होता है ना। तो क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो विकसित हो रहा है, क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये 2 भाग में हो गया, एक पादप में हो गया, एक जंतु में हो गया। पादप मैंने आपको हम पढ़ा चुके हैं पेड़, और जंतु मैंने पढ़ा चुके हैं मानव, जानवर, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ई कोची बात करेंगे कि यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। अभी हम फिगर में बताए थे, इनमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं।
इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। शुरुआती कोशिका भी प्रोकैरियोटिक को कहते हैं, इसे प्रारंभिक कोशिका भी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, 70S है ना, 70S पाया जाता है। देखिए 80S नहीं बोला है, 70S पाया जाता है, ठीक है। तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। अच्छा यूकैरियोटिक, ई में सभ्य होगा क्योंकि ये मानव में पाया जाता है ना। यूकैरियोटिक पूरी तरह विकसित होता है, ये पूरी तरह क्या होता है, विकसित होता है। अच्छा, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, बेहतर, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है, देखिए 80S राइबोसोम, राइबोसोम माने राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना। अब देखिए अभी पढ़ाए हैं, पादप में कोशिका का आकार चौकोर होता है और इसके और क्या बोलते हैं, पादप में कोशिका का आकार चौकोर होता है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड यानी लवक होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए वैक्यूल्स, जो पानी वाला है, पानी स्टोर करने वाला है, तो इसमें क्या होगा, पेड़ पौधा में क्या होगा, बड़ा होगा, हम लोग में क्या होगा, छोटा होगा। वैक्यूल्स इंसान में क्या होगा, छोटा होता है, और पेड़ पौधा में वैक्यूल्स क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पौधों में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा देखिए, जंतु कोशिका गोल होती है, जंतु कोशिका गोल होती है, अभी हम ऊपर बताए हैं। इसके अंदर बड़ा अंग केंद्रक होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग क्या होता है, केंद्रक होता है। हम लोग के अंदर सबसे बड़ा अंग क्या है, केंद्रक। केंद्रक क्या है, प्रोटीन की, केंद्रक क्या है, कोशिका का दिमाग है। इसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है, देख लीजिए। देख लीजिए क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बोलते हैं। इसमें 23 जोड़ा होता है, 23 23 मिला देते हैं था ना जी, 23 अजोड़ 23 बराबर कितना हो गया, 46, 46 है ना, क्रोमोसोम हो गया 46। इसका जोड़ा कितना हो गया, 23 जोड़ा हो गया। देखिए अच्छा, इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट बोलते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर बोलते हैं और इसके निचले भाग को टेलोमर बोलते हैं। टेलिनोर याद रखिए, सैटेलाइट, सेंट्रोमर, टेलोमर, सैटेलाइट, सेंट्रोमर, टेलोमर, ठीक है। और बोला है कि इसके बीच वाले जो धागा की संरचना पाई जाती है उसको ऑर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्न बोलते हैं, ठीक, अर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अर्न बोलते हैं। ये देखिए अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर देखिए क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक, है ना, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जिसको कोशिका का दिमाग बोलते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है भैया, डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए के अंदर कौन सा पाया जाता है, जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर कौन सा पाया जाता है, जीन पाया जाता है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीन पर माता पिता के गुण निर्भर करते हैं, हंसना, बोलना, हाथ हिला के चलना, ऐसे वैसे, वो आनुवांशिक गुण हो जाता है ना। किसी के पिता हंसते हैं तो आँख मूंद के, ये सब आनुवांशिक गुण आ जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जीन न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है, जीन जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जीन है ना, जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है, बना होता है। और जीन जीन का खोज जोहान्स ने किया था, जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने की थी, जीन की खोज जोहानसन ने की थी। आगे बढ़ते, इधर देख लीजिए, इधर देखिए, इधर तो देखिए, हाँ आगे बढ़ते। स्त्री में जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, और पुरुष में जो गुणसूत्र होता है, पुरुष में जो गुणसूत्र होता है एक्स और वाई होता है। तो पुरुष डिसाइड, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। एक एक हो गया, जैसे एक्स एक्स हो गया तो लड़की होगा, और एक्स वाई हो गया तो लड़का होगा। गुणसूत्र अगर एक्स एक्स हो गया, डबल एक्स हो गया तो लड़की होगी, और अंतर हो गया, एक्स वाई हो गया तो लड़का हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ठीक है ना। XX, XX मतलब लड़की, ठीक है, और अंतर XY मतलब लड़का, क्लियर, जन्म लेगा, ठीक है। तो स्त्री के क्रोमोसोम पे निर्भर नहीं करता है, ये पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। और देखिए ये कुछ किस में ज़्यादा क्रोमोसोम है, कम क्रोमोसोम है। देखिए जीवाणु में 1 क्रोमोसोम है, मच्छर में 6 क्रोमोसोम है, घरेलू मक्खी में 12 क्रोमोसोम है, मटर में 14 क्रोमोसोम है, प्याज में 16 क्रोमोसोम है। अच्छा नींबू छोटा बड़ा में है ना 18 36, छोटा है तो 18 और बड़ा है तो 36 क्रोमोसोम। मक्का 20 क्रोमोसोम है, टमाटर 24 क्रोमोसोम है, मेढक में 26 क्रोमोसोम है, बिल्ली में 38 क्रोमोसोम है, चूहा में 40 क्रोमोसोम है, चूहा में 40 क्रोमोसोम है ना। खरगोश में 44 क्रोमोसोम है, मानव में देखिए 46 क्रोमोसोम है, आलू में 48 क्रोमोसोम है, चिपैंजी में 48 क्रोमोसोम है, तंबाकू में 48 क्रोमोसोम। आलू चिपैंजी तंबाकू ये तीनों में 48 क्रोमोसोम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा सॉरी तंबाकू के, हाँ घोड़ा में 64 क्रोमोसोम है, कुत्ता में 78 क्रोमोसोम है, कबूतर में 80 क्रोमोसोम है और टेरिडोफाइटा में 1600 क्रोमोसोम है। टेरिडोफाइटा में एक कितना सर्वाधिक क्रोमोसोम है, 1600 क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, यानी न्यूक्लिक एसिड, है ना। यह 2 प्रकार का होता है, एक RNA होता है, एक और DNA होता है। एक RNA होता है और एक DNA होता है। डीएनए का देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी यह कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए माफ करिए, हाँ इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटिड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। और यहाँ इसका देखिए प्रक्रिया दिया गया है कि कैसे 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 इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए को सर्वप्रथम डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। प्रयोगशाला में डीएनए में को किसने देखा था, हरगोविंद खुराना ने देखा था। अच्छा डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है या डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए में। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। इसकी जो मॉडल है, इसका जो मॉडल है वाटसन और ग्रिक ने तैयार किया था, जिस कारण इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। वो 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा इसको देख लीजिए, एडेनिन थायमिन, है ना, में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, A बराबर T और G बराबर C, इसका टेक्निक दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। अनुवांशिक का गुण वाहक डीएनए कहलाता है। अनुवांशिक का गुण वाहक डीएनए कहलाता है। डीएनए के क्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनाटोन देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को जीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में न्यूट्रोजन बेस होता है जिसको थायमिन बोलते हैं। अच्छा भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो कहाँ है, तो हैदराबाद में है। कहाँ है भैया, हैदराबाद में। बुआ देख लो कहाँ है, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद में कहाँ है, हैदराबाद में कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। इसके कारण उपयोग में अपराधियों के मामले में गुत्थियों को सुलझाने के लिए किया जाता है। जैसे
मर्डर उडर हो जाता है ना, इस तरह की जो कांड होता है, तो उसको सुलझाने के लिए डीएनए एक फिंगरप्रिंट का काम करता है ना जी। जैसे कोई भी बदमाश हो, कुछ ना कुछ तो छोड़ कर ही जाता है, कुछ ना कुछ उसका तो पता, जैसे उसको पता चल जाता है रक्त से, जो जांच करने वाले होते हैं, छीना झपटी किया होगा तो जरूर बाल घिंचा गया होगा, थूक लार से नाखून टूट फूट गया होगा। इससे जब वो गिरी हुई चीज़ जब मिलती है तो उसकी जानकारी मिलती है, और उससे डीएनए करके पता कर लिया, मैंने फिंगरप्रिंट से पता हो जाता है क्या है नहीं है। ये कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए, आरएनए इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखिए डीएनए में डबल स्ट्रैंड था, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें राइबो शुगर पाया जाता है। इसमें कौन जो पाया जाता है? राइबो शुगर पाया जाता है। और देखिए, अच्छा इसे थोड़ा सा ढक गया, कट गया, माफ करिए। यह प्रोटीन, यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। गायब हो गया था। यह तीन तीन में इसको मतलब बांटा गया है। इसको तीन तरह में बांटा गया है। ठीक है। एक एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए, है ना। देखते हैं क्या है ये तीनों। बार बार गायब हो रहा है। चलो पहला देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिट गया है शायद, इधर हो गया है, माफ़ करिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लांट करता है, माने पेड़ पौधा में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन तीन प्रकार की है। एक है असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, इसमें कोशिका दो भाग, असूत्री विभाजन एमिटोसिस, इसमें कोशिका दो भागों में टूटती है। ठीक है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें कोशिका आसान विभाजन होती है। असूत्री में कोशिका विभाजन आसान तरीके से होती है। फिर बोला है इस प्रकार में कोशिका में मदर सेल का आकार बड़ा होता है और इसके आगे चलकर बीच से धंस जाता है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। देख लीजिए, ये मदर सेल है, ये धंसा धंसा और टूट गया, और ये डॉटर सेल में निर्माण हो गया। मदर सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये है समसूत्री विभाजन। यह क्या करता है कि सोमेटिक सेल इसमें 99% पाया जाता है। यह जनन कोशिका, ओवम और स्पर्म 1% को छोड़कर पूरे शरीर कायिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करती है। अभी हम ऊपर स्ट्रक्चर में बता दिए हैं। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान में रहने, अतः इसे समसूत्री कहते हैं। दोनों जो डॉटर सेल होती है उसमें समान कोशिका होती है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समसूत्री कहते हैं। समान क्रोमोसोम के कारण होता है तो इसे समसूत्री कहते हैं।
अच्छा, इसकी 5 अवस्था दिया है। कितने अवस्था है सर? 5 अवस्था है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज। ठीक है। इंटरफेज यह सबसे बड़ी अवस्था है, डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज जो है इसमें स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा जो भी ऊपर पर आए थे तथा केंद्रक का विभाजन होता है। अच्छा, मेटाफेज इस स्प्लिंडर धागा का निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन की सुविधा से यह आवश्यक है। मेटाफेज। एनाफेज की बात की जाए तो यह सबसे छोटी अवस्था है और क्रोमोसोम तथा कोशिकाओं को ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और 5वां है टेलाफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं, अतः स्प्लिंडर तुर्क धागा का गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छिपकली तथा चूहा मूछ पूछ जो होता है इसको दोबारा आता है, किसके कारण होता है ना? तो इसी के कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण होता है। कोशिका में कुछ भी क्षरण टूटन फूटन जो भी होता है इन सब का, जैसे पूछी उछी उखड़ जाता है छिपकली उपकली के, तो समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? आ जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन कर देता है। ठीक है, दोबारा आ जाता है, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है कि छिपकली तथा चूहा का मूंछ समसूत्री विभाजन दोबारा निकाल देता है ना? चूहा छिपकली के बारे में बात कर रहा है, इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा है कि हाथ टूट गया तो फिर हाथ आधा दूर से निकल जाए, ऐसा नहीं बोला है ना? आगे देखिए, अर्ध सूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, माने स्त्री पुरुष, स्पर्म ओवम, है ना, नर मादा के बारे में यह बात करेगा। इसमें क्रोमोसोम संख्या घटकर आधी हो जाती है। क्रोमोसोम संख्या जो है घटकर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। इसमें मात्र कोशिका जो है 4 पुत्री कोशिका में बट जाती है। अभी मदर सेल डॉटर सेल बताए थे, तो इसमें देखिए कैसे करेगा। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, प्रोफेज की अवस्था की घटना होती है ना? इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। आगे देखिए, कलर यानी ब्लाइंडनेस, जो अंधापन होता है एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए, सिंड्रोम क्या है? शरीर में अनियमित रूप से हड्डियों का बढ़ जाना, यही सिंड्रोम हो जाता है। देखिए, सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमित को सिंड्रोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम में, ठीक है, इसके अंदर शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। छांगुर उंगुर हो जाता है ना, आपको पता होगा छांगुर, हल्ला गांव गिरान में हो जाता है ना कि ओकरा 3 गो आँख है, ऐसे करके हल्ला कर देता है, वही बात है। अच्छा, टर्नम सिंड्रोम पढ़िए। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इससे स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है, नाटा रह जाएगी और बांझपन आ जाएगा। नाटा हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा? बांझपन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सिंड्रोम? टर्नम सिंड्रोम में 45 कोशिका होती है, बांझपन हो जाता है, अविकसित हो जाती है, ये केवल स्त्रियों में होता है। दूसरा है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यह पुरुषों के लिए है। ये देखिए, पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है ना, जैसे तैसे एकदम। जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है तथा मंद बुद्धि हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को मंगोलाइड टाइप से दिखाई देता है। नहीं कि विदेशी में कभी कभी एकदम गलफर्रा उलफर्रा एकदम जब जैसे तैसे रहता है,
मंगोला जैसा, वो मंगोलाइड वही बोला गया है। ठीक है। और देखिए पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम, इसमें 47 क्रोमोसोम होता है, इसमें भी 47 क्रोमोसोम होता है। पहला में 45 था, फिर है ना उस तरह से था। आगे बढ़ते, इसमें था पटाव सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 47। यह मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। ये मेल फीमेल दोनों की बात करता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है, मानी बुद्धि की कमी हो जाती है। इसके ऊपर होठ कटा होता है। कभी कभी गांव गिरान में आप लोग देखे होंगे ना कि ओठ का जो ये आपका ये जो ऊपर वाला दांत है, तो दांत के ऊपर वाला जो ओठ का हिस्सा होता है कटा होता है। तो किसके कारण होता है? पटाव सिंड्रोम के कारण हो जाता है ना। तो ये इसी के कारण होता है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं।